Start. Assalamu alaikum everyone. This is Dr. Sara Said Khurram. I'm the CEO of सेहत कहानी and हम आपके लिए आज एक बहुत important session लेकर आए हैं. आज पाकिस्तान में around 103,000 cases से ज़्यादा हो चुके हैं and we've seen over 2,000 deaths. और बहुत सारे लोग इस वक्त परेशान हैं क्योंकि अब हमारी फैमिली मेम्बर्स में, हमारे फ्रेंड्स में, हमारे जानने वालों में लोगों को ये वायरस की तशखीस हो रही है. और जिस जिस तरह लोगों को ये वायरस लग रहा है उस तरह लोग इसकी ट्रीटमेंट ऑप्शंस के ऊपर बात कर रहे हैं. और एक बहुत एक आम ट्रीटमेंट ऑप्शन जो हमने इसका सुना है अपने दोस्तों से, अपने रिश्तेदारों से, वो प्लाज्मा थेरेपी के ऊपर है. और किस तरह हम प्लाज्मा थेरेपी को यूज़ कर सकते हैं. एक पेशेंट जिसको कोविड-19 हो चुका है, उसके ब्लड से प्लाज्मा लेके हम किस तरह ट्रीट कर सकते हैं एक ऐसे पेशेंट को जिसको कोरोना वायरस हुआ है. तो ये एक ऐसी थेरेपी है जिसके बारे में बहुत लोग बात कर रहे हैं. और वी थॉट कि हम क्योंकि सेहत कहानी के प्लेटफॉर्म पे आवर मेजर वर्क इज टू कनेक्ट पेशेंट्स टू ऑनलाइन डॉक्टर्स यूजिंग टेलीमेडिसिन. हमारे अपनी ऐप पे बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स आते हैं जो इस बारे में बात कर रहे हैं कि किस तरह हम इन ट्रीटमेंट ऑप्शंस को यूज़ कर सकते हैं. सो वी थॉट कि हम अपने प्लेटफॉर्म से क्यों ना एक ऐसे इंसान को बुलाएं, एक ऐसे डॉक्टर को बुलाएं जिन्होंने शुरू में जो बहुत सारे लोग इसकी बात नहीं कर रहे थे, तो ही गेव दिस ऑप्शन कि हम प्लाज्मा थेरेपी को किस तरह यूज कर सकते हैं टू ट्रीट पेशेंट्स ऑफ कोविड-19. So we have Dr. Tahir Shamsi himself with us today. Assalamu alaikum sir, thank you so much for giving us time today. And I know you're very busy. आप खुद बता रहे थे कि आपको एक एक मिनट में 3-3 कॉल्स आ रही हैं, तो हम बहुत शुक्रगुजार हैं आपके कि आप टाइम निकाल सके हमारे इस सेशन के लिए. जस्ट जो लोग उन्होंने हमें अभी ज्वाइन किया है, मैं एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दूंगी डॉक्टर ताहिर का, and then I'll ask him to introduce himself also. ये डॉक्टर ताहिर जो हैं, he is the dean and professor medicine. He's a clinical hematologist and a BMT physician in NIBT and BMT Karachi. He's the recipient of the President of Pakistan Certificate of Appreciation Award 2019. He has gotten the Government of Punjab's accomplishment of BMT project in Lahore's appreciation. He is the recipient of the very prestigious Dogana Lifetime Achievement Award in 2016 and also the Excellence Award in recognition of caring and supporting patients. Sir, अगर आप थोड़ा सा अपना introduction देना चाहें for the wider audience जो हमें सुन रही है. और क्योंकि हम जब सेशंस करते हैं तो लोग कहते हैं कि आप ज़्यादा उर्दू में बात किया करें, तो हम कोशिश करेंगे कि हम इस सेशन को जितना ज़्यादा उर्दू में रख सकें for everyone हम रखें. Thank you, sir. वालेकुम अस्सलाम सबको मेरी तरफ से. अब तमाम हमारे जो सुनने वाले हैं सबको अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. अच्छा, अपने मुतालिक मैं क्या बताऊं, जो कुछ आपने कुछ बुनियादी बातें बता दी कि मुझे इस फील्ड में मेडिसिन की फील्ड में 32 साल हो गए काम करते हुए. ग्रेजुएशन के बाद अल्हम्दुलिल्लाह मेरा जो टाइम गुजरा ज़्यादातर अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद वापस मैं पाकिस्तान आ गया 94-95 में. और उसके बाद से मेरी कोशिश यही है कि अपने लोगों के दरमियान रहूँ, अपने लोगों के लिए काम करूँ, अपने लोगों की खिदमत कर सकूँ जो कुछ मुझसे मुमकिन हो सके. और ये जो इदारा NIBD है, ये खून की बीमारियों का अस्पताल है. पूरे मुल्क में वाहिद अस्पताल है जहाँ पर अंडर वन रूफ खून की बीमारियों की तशख़ीस से लेके खून की बीमारियों के इलाज तक पूरी दुनिया में जो कुछ दस्तयाब है वो यहाँ पर इस छत के नीचे दस्तयाब है. देखने में बहुत छोटा अस्पताल है, छोटी सी बिल्डिंग है, लेकिन वहाँ पे काम जो है वो कुछ कोशिश करते हैं कि बड़े काम हो जाएं. और बड़े कामों में से अब यही है कि हमारे यहाँ जो लोगों को, हमारे पास जो लोग रिसर्च करने के लिए आते हैं या हमारे पास जो लोग ट्रेनिंग के लिए आते हैं, हम उनको कोई डिग्री दिलवा देना हमारा मकसद नहीं होता. हम लोगों को प्रोफेशनल एक्सीलेंस को के तरफ उनको राग़िब करते हैं और उनको लेके जाते हैं कि ये आप ऑलवेज थिंक बिग, बड़ी चीज़ों को सोचो, छोटी चीज़ें तो ये डिग्री तो बहुत छोटी चीज़ है, ऑटोमेटिकली आ जाएगी. इफ़ यू थिंक बिग, अपना आसमान पे नज़र रखो, सितारों पे अपनी नज़र रखो कि तुमने वो हासिल करना है, तो रास्ते में चांद वांद सब खुद ब खुद आ जाएंगे अगर सितारों तक पहुँचोगे. तो दिस इज़ व्हाट वी डू, दिस इज़ आवर मिशन. अब यही इसकी मिसाल ले लीजिए कि ये जो जब ये कोरोना की पेंडेमिक आई पाकिस्तान में, दुनिया भर में आई, फिर पाकिस्तान भी इससे मुतासर होना शुरू हुआ. तो मार्च के महीने तक जो मामलात थे वो ये थे कि भाई ये तो एक वायरस की बीमारी है और जो कि फेफड़ों को मुतासर करती है,
तो एक खून की बीमारियों के एक डॉक्टर को या एक हॉस्पिटल का क्या रोल होगा इसके इलाज के लिए। तो उस वजह से हमने कहा भाई ठीक है, वी वर जस्ट ऐसे ही थे कि जो साइड लाइन पे बैठ के जो मैच देखा करते हैं वो वही हालात अपने थे। फिर सडनली किसी के एक साहब ने, एक मेडिसिन के प्रोफेसर हैं, मेरे बहुत अच्छे सीनियर हैं, प्रोफेसर ताहिर हुसैन साहब, उन्होंने सोशल मीडिया पे ही मुझे टैग किया कि भाई ये बताओ कि प्लाज्मा से, पैसिव इम्यूनाइजेशन से या रिकवर्ड जो मरीज हैं उनके प्लाज्मा से क्या क्या इलाज, क्या मुमकिन है इलाज। तो दैट वाज द टर्निंग पॉइंट। ये बात है तकरीबन 11 या 12 मार्च की इसी साल। तो आई स्टार्टेड टू थिंक, मैंने कहा यार ये तो बिल्कुल डूएबल चीज़ है, जिस बीमारी का कोई इलाज ना हो तो जो लोग ठीक हो गए यकीनी तौर पे उस वायरस के ख़िलाफ़ उनके इम्यून सिस्टम ने, क़ुव्वत मुदाफ़अत के निज़ाम ने एंटीबॉडीज़ बनाई होंगी, और फिर देखा लिटरेचर तो बिल्कुल बनती हैं एंटीबॉडीज़। तो ये एंटीबॉडीज़ उनको रिकवर करने में कोरोना वायरस के ख़िलाफ़ बेहद मददगार साबित होती हैं, तो इसलिए वो रिकवर हो जाते हैं। और जिन लोगों में पेचीदगियाँ आती हैं वो लोग होते हैं जिनका जो क़ुव्वत मुदाफ़अत का निज़ाम है वो कमज़ोर होता है, या तो एंटीबॉडीज़ नहीं बन रही होती, या साथ साथ कुछ ऐसी बीमारियां होती हैं कि इसकी वजह से इम्यून सिस्टम पूरी तरह काम नहीं कर पाता, या कुछ ऐसी दवाएं दे रहे होते हैं कि इम्यून सिस्टम जो है वो पूरी तरह से फंक्शन नहीं कर रहा होता जी। तो जब ये चीज़ सामने आई तो मैंने कहा यार ये तो दिस इज डूएबल, तो हम ये क्यों कह रहे हैं कि इसका कोई इलाज नहीं है। और फिर मैंने थोड़ा सा अपनी जो मेडिकल कॉलेज की में जो इम्यूनोलॉजी पढ़ी थी और वायरोलॉजी पढ़ी थी उसको ज़रा याद करना शुरू किया कि इसमें क्या क्या मामला थे। फिर याद आया कि एक चीज़ होती है एक्टिव इम्यूनाइजेशन, यानी जिसमें आप वैक्सीनेशन करते हैं लोगों की, बच्चों को करते हैं ना भाई, ईपीआई का प्रोग्राम है जिसमें 12-13 किस्म के टीके लगते हैं, और उसके बाद बच्चों में आप उनके क़ुव्वत मुदाफ़अत के निज़ाम को इस बात पे आमादा करते हैं कि वो उन वायरस के ख़िलाफ़ एक क़ुव्वत मुदाफ़अत पैदा कर ले, वो एक्टिव इम्यूनाइजेशन होती है। और उनकी बनी हुई इम्यूनिटी अगर उनके जिस्म से निकाल के किसी ऐसे आदमी के जिस्म में डाल दी जाए जो कि क़ुव्वत मुदाफ़अत के निज़ाम से महरूम हो या कमी का बाइस हो, तो वो एंटीबॉडी दूसरे में ट्रांसफ़र कर देंगे, तो कुछ अरसे के लिए वो प्रोटेक्शन दे देगी। तो जब ये चीज़ें मुझे रिकॉल होनी शुरू हुई तो देन फर्स्ट टाइम आई स्पोक टू फ्यू पीपल कि यार ये दिस इज डूएबल, और ये ऐसे ऐसे काम करेगी, और ये इसका मैकेनिज्म होगा। अच्छा, वो समहाउ किसी जर्नलिस्ट को पता चला, और वो जर्नलिस्ट ने मेरा पूरा इंटरव्यू कर डाला इसको कि ज़रा समझाइए क्या होता है। वो जैसे ही, और ये बात है शायद 16 मार्च की, 16 मार्च को ये इंग्लिश के एक अखबार में छपा, ये मेरा हिसाब किताब के भाई ये एक सोल्यूशन है, एक पॉसिबल सोल्यूशन है। उसको इंटरनेशनल मीडिया ने पिक किया। उसके बाद उसके अगले दिन मुझे टेलीविज़न के एक प्रोग्राम में मुझे बुलाया गया, उसके अंदर मैंने बात की इसके मुताबिक। उससे पहले जो है वो कहानियाँ चल रही थी कि इतने केसेस हो गए, अब ये इसके साथ ये होता है, कोई ट्रीटमेंट का सोल्यूशन कोई नहीं दे रहा था, कोई था भी नहीं। तो वो दिन है और आज का दिन है मेरी। अच्छा, उसके बाद मैं एक बीमारी की वजह से वो जो टाइम था फरवरी में, मुझे एक बीमारी की, उसके नतीजे में मुझे बेड रेस्ट बताया गया था और मैं घर पे था उस वक्त। तो उस अरसे में मेरा, उसके बाद जैसे ही ये मीडिया में छपा और चला मीडिया में, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में, तो मेरा घर जो है वो एक स्टूडियो बन गया। एक एक दिन में 15-15, 18-18 टेलीविजन चैनल के लोग जो हैं मेरे इंटरव्यू करने के लिए बैठे हुए थे, एक के बाद एक दूसरे। और ये पहली चीज़ थी कि पूरी दुनिया में जो लोगों को उम्मीद की किरण नजर आई, सिर्फ खौफ नहीं था कि ये वो ज़माना था जब इटली में तबाही मच चुकी थी, ये वो ज़माना था कि चाइना में तबाही मच रही थी और वो रिकवर हो रहे थे उससे, अमेरिका में ये शुरू हो गया था, स्पेन से बुरी बुरी खबरें आ रही थी, ईरान से बुरी बुरी खबरें आ रही थी कि आज इतने मर गए, आज इतने लोगों के साथ ये हो गया, इतने लोगों के साथ ये पेचीदगियाँ हो गई। ये वो ज़माना था, एक खौफ का आलम था पूरे माशरे में हमारे पाकिस्तान में। तो ये एक उम्मीद की किरण नजर आनी शुरू हुई कि नहीं, ऐसा नहीं है, कुछ इसका इलाज इस तरीके से मौजूद है और ये किया जा सकता है। तो उसके बाद पता चला कि अमेरिकन FDA जो है, फूड एंड ड्रग अथॉरिटी, उसने इसका इजाज़त दे दी फिजिशियंस को, अमेरिका को, कि भाई आप इसको इस्तेमाल करें और लोगों की जानें बचाएं। तो उसके एक हफ्ते के बाद उन्होंने इसकी एक्सपेंशन कर दी पूरे मुल्क में उन्होंने शुरू करा दिया। 1500 अस्पताल अमेरिका में ऐसे हैं जहां पर ये प्लाज्मा के जरिए इलाज हो रहा है। और ये
इस वक्त 20 से 22 हज़ार अफराद हैं जिनको प्लाज्मा के जरिए अब तक इलाज हो चुका है और मजीद इसमें इजाफा होता चला जा रहा है और दूसरे ममालिक में भी ऐसे हो रहा है। फिर हमने अच्छा अपनी सर, ये बताइए हुकूमती सतह पे यहाँ जी अच्छा सर, जी पूछिए क्योंकि सवाल हमारे पूछिए। साथ बहुत सारे हमारे साथ बहुत से ऐसे लोग इस वक्त ज्वाइन कर रहे हैं जो शायद इसके बारे में पहली दफा सुन रहे होंगे या जो समझ रहे होंगे कि ये जिस तरह बताई जा रही है उस तरह की थेरेपी नहीं है। तो अगर आप लोगों को बहुत आसान जबान में समझाना चाहें कि जो कोविड पॉजिटिव पेशेंट्स हैं उनको किस तरीके से ये थेरेपी दी जा सकती है और कौन सी ऐसी स्टेज है उनकी डिजीज में जब उनको हम ये थेरेपी दे सकते हैं। जी मैं आ रहा हूँ, मैं उसी तरफ आ रहा हूँ। अच्छा, उसके बाद हमें पाकिस्तानी हुकूमतों से जो हेल्थ डिपार्टमेंट्स हैं और ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी है, नेशनल बायोएथिक्स कमेटी है, प्लाज्मा क्योंकि प्लाज्मा से इलाज क्योंकि स्टैंडर्ड इलाज नहीं है, ये इलाज एक तजर्बाती इलाज है, इन्वेस्टिगेशनल इलाज है। तो उस वजह से हमें इसकी अपना लीगल कवर के लिए कि कल को कोई हमें हमारे ऊपर ही ये उंगली उठा के खड़ा हो जाए कि लोगों की जानों से खेल रहे हैं, तो हमने अप्रूवल मांग ली, अप्रूवल मिल गई हमें, अल्हम्दुलिल्लाह काम शुरू हो गया। अब ये बारी आई लोगों को जो रिकवर हो चुके हैं, उन रिकवर हुए हुए लोगों के प्लाज्मा जमा करने का काम शुरू कर दिया गया। अच्छा, और अब मैं बताऊंगा उसके अंदर क्या मुश्किलात आ रही हैं। और उसके बाद लोगों तक प्लाज्मा लगाने के लिए जो हॉस्पिटल्स जिनको अप्रूवल मिली थी वहाँ पर ये काम शुरू करवाया गया। अब इसका जो प्रोटोकॉल बना है कि किसको लगाया जाएगा और किसको लगाने से फ़ायदा नहीं होगा, उसके मुताबिक पहली चीज़ ये है कि वो मरीज़ के कोविड के जो कि अभी शदीद मुतासर हैं, तो उनकी सांस की जो रफ्तार है वो 30 या 30 से ज़्यादा हो चुकी हो और उनके खून में ऑक्सीजन की जो परसेंटेज सेचुरेशन है वो 93 से कम हो, उनका कोविड पॉजिटिव हो, लाजमी तौर पे पीसीआर पे पॉजिटिव जी। और चौथी चीज़ उसमें यह है कि एक्सरे में या सीटी स्कैन फेफड़ों का जब किया जाए तो उसके अंदर कम से कम भी 30% फेफड़ों के का हिस्सा जो है उसके अंदर इन्फिल्ट्रेट नज़र आ रहे हों, कोविड की वजह से निमोनिया के जैसे धब्बे होते हैं वैसे मौजूद हो। तो ये वो चीज़ें हैं जिसको सामने रखते हुए प्लाज्मा दिया जाता है। अच्छा, कुछ लोग ऐसे भी आते हैं जो इस कैफियत से गुजर के आखिरी स्टेज पे पहुंच जाते हैं, क्रिटिकल होते हैं, वेंटिलेटर पे जा चुके होते हैं, बहुत दिन से वेंटिलेटर पे होते हैं, तो उनको भी दिया गया है दुनिया में और हम भी कोशिश होती है हमारी कि उनको ना दिया जाए इसलिए कि उनमें फ़ायदा होने के इम्कानात कम हैं। लेकिन जब आउट ऑफ डेस्परेशन फैमिलीज चाहती हैं अब कि उनको भी प्लाज्मा लगा दिया जाए ताकि अगर कोई बेनिफिट हो सकता है उसका तो वो मिल जाए। एक बात तय है पूरी दुनिया में कि प्लाज्मा की जो सेफ्टी है वो इस्टेब्लिश हो चुकी है कि लेस देन 1% है जिनमें किसी किस्म का रिएक्शन होता है। 99% में ये किसी किस्म का इसके साइड इफेक्ट और इसकी किसी किस्म की कॉम्प्लिकेशन नहीं देखी जा रही इस वक्त, और यही चीज़ पाकिस्तान में। लेकिन जो फ़ायदा देखा जा रहा है सबसे ज़्यादा उन लोगों में देखा जा रहा है जो वेंटिलेटर पे अभी ना गए हों, ऑक्सीजन की सेचुरेशन 93 से कम हो, सांस की रफ्तार उनकी 30 से ज़्यादा हो और पल्मोनरी इन्फिल्ट्रेट 30% से ज़्यादा हो। इन लोगों में सबसे बेहतर हौसला अफजा नताइज सामने आ रहे हैं। और इसके अलावा जो लोग हैं उनके अंदर ख़ास तौर पे जो साइटोकाइन स्टॉर्म हम जिसे कहते हैं, ऐसी कंडीशन पूरी जिस्म का जो इन्फ्लेमेटरी सिस्टम है वो इतना एक्टिवेट हो गया हो कि इतने ऑर्गन को डैमेज करना शुरू कर दिया, मुख्तलिफ आज़ा जो हैं उनके फंक्शन मुतासर होना शुरू हो गए हों, तो ऐसे हालत में प्लाज्मा देने से मज़ीद नुकसान होने का ख़तरा होता है। तो ये एक तरह की कंट्रा इंडिकेशन है कि हम इसमें मना करते हैं कि ना दें। पहले उस हालत को कंट्रोल में ले आए, उसके अगर वो कंट्रोल में आने के बाद उस फिर ज़रूरत महसूस हो कि हाँ अभी भी पूरी तरह से रिकवर नहीं हो रहा, प्लाज्मा दिया जाए, तो उस सूरत में हम प्लाज्मा देते हैं। और सर ये बताइए कि कौन सा ऐसा पेशेंट है जो प्लाज्मा दे सकता है, क्योंकि बहुत सारे मिथ्स हैं इस बारे में कि शायद आप प्लाज्मा देंगे तो आप कमजोर हो जाएंगे या आपके अंदर कोरोना दोबारा हो जाएगा या आप अनसेफ हो जाएंगे। तो कौन से पेशेंट्स हैं जो प्लाज्मा अपना दे सकते हैं दूसरे पेशेंट्स को? जो लोग रिकवर हो चुके हैं कोरोना से होने के बाद, चाहे वो अस्पताल में दाखिल रह के रिकवर हुए हों या घरों पे आइसोलेशन में रह के रिकवर हुए हों, जब उनकी नेगेटिव रिपोर्ट आ जाए पीसीआर की, इनिशियल पॉजिटिव रिपोर्ट के बाद, तो उस नेगेटिव रिपोर्ट के 2 हफ्ते के बाद वो अगर प्लाज्मा देंगे
तो वो टाइम होता है जिसमें वो जब प्लाज्मा देते हैं तो उनके जिस्म में वो एंटीबॉडी की मकदार इतनी होती है कि जो उनको भी महफूज रखती है आगे किसी किस्म के इन्फेक्शन से। हम उम्मीद करते हैं कि वो महफूज रहेंगे दोबारा इन्फेक्शन से, और उनके जिस्म से, उनके ब्लड से जो खून का पानी जिसे हम प्लाज्मा कहते हैं, जब वो किसी दूसरे के जिस्म में जाएगा तो उनके उस प्लाज्मा में मौजूद जो एंटीबॉडीज़ हैं, जो ज़्यादा शदीद बीमार मरीज़ हैं, उनको रिकवर करने में मदद देगी। जी। और सर, अगर हम रिजेक्शन रेट की बात करें, आपने थोड़ा सा इसके ऊपर टच किया था, लेकिन बहुत सारे लोग ये सवाल कर रहे हैं कि अगर प्लाज्मा रिजेक्ट हो जाए या दूसरे जिस पेशेंट में आप डाल रहे हैं उसकी बॉडी उसको एक्सेप्ट ना करे, तो फिर क्या होगा? रिएक्शन के कितने चांसेस? आपने थोड़ा सा टच किया था, लेकिन फॉर द ऑडियंस अगर आप थोड़ा ज्यादा बता सकें। 1% से कम इम्कान इस बात का है कि किसी जिसके जिस्म में प्लाज्मा जाए और वो रिजेक्ट हो जाए या किसी किस्म की एलर्जिक रिएक्शन हो जाए। 1% से कम चांस है इसका। और जो देने वाला है उसके जिस्म में किसी किस्म की कमी वाकई नहीं हो रही। अल्लाह ना करे, अभी तक तो कोई रिपोर्ट ऐसी नहीं है कि किसी को कोरोना से रिकवर होने के बाद दोबारा कोरोना हुआ हो दुनिया में, चाइना में या और दूसरे मुल्कों में। तो प्लाज्मा देने के बाद आपके क़ुव्वत मुदाफ़ियत जो है और बढ़ेगी, इसलिए कि जब उसमें से थोड़ा सा निकालेंगे तो आपका क़ुव्वत मुदाफ़ियत का जो सिस्टम है वो मज़ीद एक्टिवेट होगा। जैसे खून, जब हम एक बोतल खून देते हैं, एक बोतल खून देने के बाद आपके जिस्म में कमी कुछ नहीं होती, 24 से 48 घंटे में वॉल्यूम भी पूरा हो जाता है। और रेड सेल है, व्हाइट सेल नहीं होती। यही हाल प्लाज्मा देने के बाद आपके क़ुव्वत मुदाफ़ियत में कमज़ोरी नहीं होती, बल्कि उसकी क़ुव्वत में मज़ीद इजाफा होता है। जी सर, आपने ये बहुत अच्छी बात की, क्योंकि लोग इस बारे में बड़े मिथ्स हैं कि शायद आपका क़ुव्वत मुदाफ़ियत कम हो जाता है, लेकिन आप ये बोल रहे हैं कि क़ुव्वत मुदाफ़ियत बढ़ता है। तो ये बताइए थोड़ा लोगों के जानने के लिए कि एक इंसान जो कोविड-19 से रिकवर हो चुका है और प्लाज्मा दे सकता है, वो कितनी बार ये अमल कर सकता है ताकि दूसरे लोगों की हेल्प हो सके? क्या कोई लिमिट होती है जिसके बाद आपको रुकना होता है, या आप हर 15-20 दिन बाद दोबारा दे सकते हैं क्योंकि वो एंटीबॉडीज आप में बनती रहेंगी? जी, प्लाज्मा आप एक दफ़ा पहली दफ़ा जब देंगे तो उसके एक हफ्ते के बाद आप इसको मल्टीपल टाइम दे सकते हैं। हम ये रिकमेंड करते हैं कि जो लोग दोबारा देना चाहें तो एक हफ्ते के फ़र्क से 4 दफ़ा वो प्लाज्मा दे दें। तो ये 4 दफ़ा तक दे सकते हैं। और हर दफ़ा जब वो आप प्लाज्मा दे रहे हैं तो हम आपके जिस्म से 900 से लेके 1000 ml प्लाज्मा हम निकालते हैं, और आपके दिए हुए प्लाज्मा 2 मरीजों में जाता है। और 4 दफ़ा अगर आपने दे दिया तो 8 अफराद की जानें बचाने में आपने मदद की, उनके इलाज में आपने मदद की। तो ये अल्लाह ताला इसका जज़ा इसकी अल्लाह ताला ही देगा जी। आपको, जो भी प्लाज्मा के डोनर्स आएंगे देने के लिए। किसी इंसान के बस में नहीं है कि इतना प्रेस्टिजियस और इतना अच्छा काम जो आपने किया, जो आप करना चाह रहे हैं, जी। वो प्रेस्टिजियस काम की कोई इंसान इस दुनिया में आप उसकी जजा नहीं दे सकता, उसका कोई रिवॉर्ड नहीं दे सकता, अल्लाह ही देगा आपको उसका रिवॉर्ड। तीसरी अहम बात यह है कि प्लाज्मा जो दिया जा रहा है, हमारे यहाँ से जो इशू हो रहा है प्लाज्मा, वो प्लाज्मा किसी चार्जेस के बगैर इशू हो रहा है। कोई पैसा NIBD और उससे मुतल्लिक़ जो इदारे हैं जहाँ से प्लाज्मा जमा किया जाता है और इशू किया जाता है, वो कोई पैसे चार्ज नहीं कर रहे। ये सब जो है मुखय्यर हज़रात के ताउन से ये पूरा प्रोग्राम चल रहा है। और अब इसमें मुझे उम्मीद है कि अब अगले चंद दिनों में हुकूमत पाकिस्तान शामिल होने जा रही है। तो ये शायद ये पूरे मुल्क में आसानी के, अभी जो मुश्किलात आ रही हैं उस मुश्किलात अब दूर होनी शुरू हो जाएं और पूरे मुल्क में ये प्लाज्मा आसानी के साथ दस्तयाब हो। लेकिन उसकी बुनियादी शर्त यही होगी कि जो लोग रिकवर्ड, अब तक 35,000 अफराद जो हैं आज के नंबर के मुताबिक वो रिकवर हो चुके हैं, और उसमें से कम भी 15 से 18,000 ऐसे हैं जो आज के दिन प्लाज्मा देने के काबिल हैं। लोग जो डर रहे हैं, खौफ है, ये प्लाज्मा, आपका दिया हुआ प्लाज्मा बिक नहीं रहा, किसी गलत काम में इस्तेमाल नहीं हो रहा, किसी इसके ऊपर कोई गैर ज़रूरी समझ लीजिए कि गैर ज़रूरी कोई इस्तेमाल ऐसा नहीं हो रहा कि जो किसी इंसान की जान को ख़तरे में डाले, या आपका इतना बड़ा इतना प्रेशियस जो तोहफा है आपकी तरफ से किसी इंसान की इलाज में मदद देने के लिए, वो उसको कोई गलत इस्तेमाल किसी भी जगह पे नहीं किया जा रहा।
और जो डिमांड है वो ऐसी है कि पिछले 4-5 दिनों में सैकड़ों की तादाद में टेलीफोन हमारे पास आ रही है। मुझे लग गया जिसको भी मेरा नंबर मिल जा रहा है, तो एक एक मिनट में 3-3 कॉल्स, एक मैं किसी से बात कर रहा होता हूँ, बात करने के दौरान ये 3 या 4 कॉल्स आ जाती हैं। व्हाट्सएप पे मैसेजेस अलग आ रहे हैं। तो इतना ज़्यादा ज़रूरत इस वक्त जो है प्लाज्मा की है, जो हमारे अपने ही जो पाकिस्तानी भाई हैं जो रिकवर हो चुके हैं, अल्लाह ताला ने उनकी ज़िंदगी बचाई, उनको महफूज किया, तो उन्हीं के दिए हुए उनके जिस्म से निकाले हुए प्लाज्मा से दूसरे भाई बहनों की ज़िंदगी बचाने की कोशिश में हमें उन सब की ज़रूरत है। और जब भी ये हो सकता है कि मंडी बहाउद्दीन में भी अवेलेबल हो जाए, ये घोटकी में भी अवेलेबल हो जाए, और ये एबटाबाद में भी, मर्दान में भी, और झेलम में भी अवेलेबल हो जाए। ये बेहद ज़रूरी है प्लाज्मा दिया जाए। सर एक बात आपसे, जो बहुत सारे लोग हमारे फेसबुक ग्रुप पे भी पूछ रहे हैं, हमारा भी क्वेश्चन था कि जैसे आपने कहा कि बहुत सारी जगहों पे अवेलेबल नहीं है, और जिस तरह हम देख रहे हैं सोशल मीडिया पे बहुत सारे ग्रुप्स बन गए हैं प्लाज्मा डोनर्स के, बहुत सारे लोग अलग अलग कोशिश कर रहे हैं प्लाज्मा कलेक्ट करने की। क्या कोई ऑफिशियल बॉडी इस वक्त गवर्नमेंट ने बनाई है या आपके इदारे ने बनाई है जहाँ पे लोग आके दे सकते हैं, ताकि लोगों को पता चले कि ये जगह है जहाँ पे हम डोनेट कर सकते हैं और ये जगह है जहाँ से हमें मिल सकता है? तो अगर उस पर थोड़ी आप रोशनी डाल सकें। देखिए, ये जिस किस्म की जो पेंडेमिक होती है जिसमें पूरा मुल्क मुतासर है, तो ये किसी फर्द या किसी एक इदारे के बस से बाहर होता है कि ये पूरे मुल्क को जो ज़रूरत है उसको पूरा कर सके। तो हुकूमत का जो पूरा स्ट्रक्चर होता है, जो निज़ाम होता है, जब तक कि हुकूमत, फेडरल गवर्नमेंट इसको ओन नहीं करेगी, ऑफिशियली ऐलान नहीं करेगी, और ये नेटवर्किंग और कोई निज़ाम बना के, कोई इदारा बना के उसके तहत काम नहीं करवाएगी, उस वक्त तक ये मुश्किलात दूर नहीं होंगी कि जिससे इस वक्त हमारी पूरी कौम प्लाज्मा के हवाले से गुजर रही है। अब अगले 2 दिनों में इसी सिलसिले में मीटिंग्स हैं हुकूमत के इदारों के साथ हमारी, और जिसमें मुझे पूरी उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला ये जो मसाइल हैं उनके लिए कोई हल निकल आएगा, और उस हल को निकलने के बाद ये प्लाज्मा की दस्तयाबी बेहतर हो जाएगी। लेकिन फिर बात वहीं पे आके रुकेगी कि हुकूमत पूरा निज़ाम बना दे, लेकिन अगर प्लाज्मा के को जो देने वाले हैं वो अगर आगे नहीं आए, इतनी अपीलें चलने के बावजूद जो सोशल मीडिया पे, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे और प्रिंट मीडिया में चल रही हैं इस वक्त, वो अगर लोग आगे नहीं आएंगे तो ये बाहर से, बाजार से नहीं मिलेगा। ये इसके लिए कोई कुआं या ट्यूबवेल नहीं है कि जो हम उस ट्यूबवेल के जरिए प्लाज्मा निकालें और लोगों को बांटें जी। या ये इम्पोर्टेड आइटम नहीं है कि जैसे हम दूसरे मुल्कों से हर वक्त हम इमदाद मांग रहे होते हैं, भीख मांग रहे होते हैं कि हमें फलां चीज़ की ज़रूरत है, हम गरीब हैं, तो हम प्लाज्मा मांगना शुरू कर दें। तो ये इस तरीके से काम नहीं चलेगा। ये हमें खुद अपने बहन भाइयों के लिए अपना प्लाज्मा जब तक हम डोनेट नहीं करेंगे, उस वक्त तक ये प्रोग्राम कामयाबी के साथ नहीं चल सकता जी। और जैसा आपने बताया कि इसको देने का कोई नुकसान नहीं है, आप 1-2 हफ्ते बाद जब आप रिकवर हो जाएं तो आप हर हफ्ते दे सकते हैं। इट इज लाइक गिविंग ब्लड, कि आप किसी को खून का अतिया दे रहे हैं। ये इससे भी एक बढ़ के चीज है, क्योंकि अभी जो पेंडेमिक है उससे बहुत सारे लोग मुतासिर हो रहे हैं, और एक बहुत बड़ा तबका होता है मरीजों का जिनको माइल्ड से मॉडरेट डिजीज होती है और उनको सिवियर डिजीज नहीं होती, और उनमें काफी हेल्पफुल हो सकता है। सर बताइए कि आजकल एंटीबॉडी टेस्ट, जो रैपिड एंटीबॉडी टेस्ट हो रहे हैं, उसकी काफी बात हो रही है, बहुत सारे लोगों को करा रहे हैं, बिकॉज पीसीआर टेस्ट कराना लोग डरते भी हैं टेस्ट से और वो एक्सपेंसिव भी होता है। अगर किसी ने सिर्फ एंटीबॉडी टेस्ट कराया है और उसके आ गया है कि उसकी एंटीबॉडीज पॉजिटिव हैं, क्या वो एलिजिबल हो सकते हैं प्लाज्मा देने के लिए? क्या वो डोनर्स बन सकते हैं? जी हाँ, इस वक्त तकरीबन पूरे मुल्क में, ख़ासतौर पे हेल्थ केयर वर्कर्स की बात करूँ, इस हफ्ते में, जून के महीने में जब हम टेस्ट करके देख रहे हैं तो करीब 12% के 12 से 15% के करीब जो हेल्थ केयर वर्कर्स हैं उनमें ये एंटीबॉडीज डिटेक्ट हो रही हैं। और ये वो लोग हैं जिनका कभी पीसीआर नहीं हुआ, ना उनको कोई ऐसे सिम्टम्स हुए कि जिसमें कोरोना उनकी तशखीस पहले हो चुकी हो। ये बिल्कुल आम अफराद हैं, तो ये बिल्कुल दे सकते हैं प्लाज्मा। और इनके ऊपर भी वो सारे टेस्ट होंगे कि कोरोना का जो रैपिड टेस्ट है या एंटीबॉडी टेस्ट है वो पॉजिटिव आ गया है, तो जो हमारा प्रोटोकॉल होता है उसके मुताबिक इनमें एंटीबॉडी का लेवल चेक करते हैं। ये देखते हैं कि आईजीजी एंटीबॉडी कितना है, ये देखते हैं कि उनके अंदर हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी या एड्स का कोई जरासीम तो नहीं पाए जाते, मलेरिया का कोई जरासीम या मलेरिया तो मौजूद नहीं है, या सिफिलिस जो एक बीमारी है वो उसके तो कोई जरासीम नहीं है। ये सारी चीज़ें चेक करते हैं।
और ये सब चीज़ें अगर इनकी नेगेटिव होती हैं तो फिर हम उनको रिक्वेस्ट करते हैं कि आएँ और प्लाज्मा दें। तो ये इनका फ़ायदा ये होता है कि जो प्लाज्मा डोनर्स हैं उनका एक बहुत लंबे चौड़े टेस्ट जो हैं वो फ्री ऑफ चार्ज उनके हो जाते हैं हमारे पास, और उनको कोई अखराजात करने की ज़रूरत नहीं। मेडिकल चेकअप, कंप्लीट मेडिकल चेकअप हो जाता है। जितनी मरतबा वो डोनेट करते हैं हर दफ़ा हम चेक करते हैं सारी चीज़ें, और वो एक तरह की आपका एक सर्टिफिकेट होता है आपके पास कि आप मुकम्मल तौर पे सेहतमंद फ़र्द हैं, सिवाय जिसके कि आपको अनजाने में कोविड-19 आपके जिस्म तक पहुंचा, आपको बीमार किए बगैर गुजर गया और आपके क़ुव्वत मुदाफ़ियत के निज़ाम ने उसके ख़िलाफ़ क़ुव्वत मुदाफ़ियत पैदा कर ली, और उम्मीद की इस तरह के लोगों के लिए उम्मीद की जाती है कि आप अब शायद आगे कोविड-19 के दोबारा अटैक से महफूज रहेंगे इंशाअल्लाह। जी आई थिंक आपने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताई कि ये सारे टेस्ट किए जाते हैं किसी भी डोनर के बिफोर दे कैन गिव ब्लड, क्योंकि बहुत सारे लोगों के सवाल हैं कि इस तरह तो कोई हेपेटाइटिस सी या बी का पेशेंट या एड्स का पेशेंट भी प्लाज्मा डोनेट कर रहा होगा अगर उनको कोरोना हुआ है। तो आई थिंक एक बहुत अच्छी चीज आपने बताई कि सारे टेस्ट होते हैं, और जब भी वो प्लाज्मा डोनेट करने आएंगे उनका टेस्ट किया जाएगा जानने के लिए कि कहीं खुदा ना खास्ता अगर कोई चांस है भी री-इन्फेक्शन का तो वो दोबारा तो नहीं हो गया। सर हमें थोड़े क्वेश्चंस आ रहे हैं ऑडियंस से, तो हम चाह रहे हैं वो क्वेश्चंस हम साथ साथ लेते चले। सर पहला क्वेश्चन हमें आया है कि क्या ब्लड ग्रुप मैटर करता है प्लाज्मा देने के लिए किसी इंसान को? जी, दो बातें बता देता हूँ यहाँ की। एक तो ये कि इसमें सिर्फ A-B-O ब्लड ग्रुप मैटर करता है, पॉजिटिव नेगेटिव का कोई मसला इसमें प्लाज्मा में नहीं होता। ठीक है, तो ग्रुप ए को ए का प्लाज्मा लगेगा, AB को AB का प्लाज्मा लगेगा, O को O का प्लाज्मा लगेगा, पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, दैट डज नॉट मैटर। दूसरी बात, ये प्लाज्मा के डोनर्स हैं उनकी उम्रें 18 साल से बड़ी हों, और ऊपर की उम्र जो है वो अमूमी तौर पे 60 साल तक के लोगों को हम प्लाज्मा देते हैं, प्लाज्मा कलेक्ट करते हैं। कोई 75 साल का होगा उससे प्लाज्मा नहीं लेंगे जी, कि उसको बीमार नहीं करना, उसको नुकसान नहीं पहुंचाना। देने वाले जो प्लाज्मा के डोनर्स हैं उनकी सेफ्टी और सिक्योरिटी भी हमारे लिए उतनी ही अहम है जितना किसी ऐसे मरीज की जिसको प्लाज्मा दिया जा रहा है। ठीक है सर, दूसरा क्वेश्चन हमारे पास ये आ रहा है कि क्या जो डोनर्स हैं इस वक्त उनकी एक हमारे पास क्वेश्चन ये था कि क्या उनके टेस्ट मुफ्त किए जा रहे हैं, क्या उनसे कोई चार्ज लिया जा रहा है? तो वो तो आप ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुके हैं कि उनसे कोई पैसे नहीं लिए जा रहे अपना ब्लड देने के लिए, अपना प्लाज्मा देने के लिए। क्या गवर्नमेंट ने कोई ऐसी स्कीम अभी तक इंट्रोड्यूस किया है कि उनको इंसेंटिवाइज किया जा सके, या किसी को भी इंसेंटिवाइज किया जा सके कि वो अपना प्लाज्मा दे किसी कोविड-19 पेशेंट को? देखिए, ये जो प्लाज्मा की या ब्लड की डोनेशन दुनिया भर में है, ये इंसेंटिव बेस्ड नहीं है, मुकम्मल तौर पे रज़ाकाराना वॉलंटरी एक्ट है। कोई आपसे ज़बरदस्ती प्लाज्मा नहीं निकाल सकता, कोई आपको मजबूर नहीं कर सकता कि आप लाजमी तौर पे, आपको कानूनी तौर पे आपको कोई मजबूर नहीं कर सकता कि आपने लाजमी ब्लड देना है या प्लाज्मा देना है। तो ये मुकम्मल तौर पे ये आपकी अपनी रज़ा और आपकी अपनी रग़बत के साथ, ये आप अगर किसी की जान बचाने का में हिस्सा ले रहे हैं तो ये मुकम्मल तौर पे एक वॉलंटरी काम है। तो कोई किसी किस्म का कोई पैसे मिलना है इसके जवाब में, ये ज़रूर फैसिलिटी, एक तो ये टेस्ट सारे हो रहे हैं, ये टेस्ट जो किए जा रहे हैं इनकी कीमत बाजार में अगर कोई कराने के लिए जाए 25 से 30 हज़ार रुपए के टेस्ट हो रहे हैं, वो आपके फ्री ऑफ चार्ज किए जा रहे हैं। और जिन लोगों को आने जाने में अगर दिक्कत है, ट्रांसपोर्ट का मसला है, तो हमारा सेंटर जो है वो ट्रांसपोर्ट भी मुहैया कर देता है, गाड़ी भेज के बुलवा लेते हैं, सवारी भेज के उनको बुलाने का और भिजवाने का इंतजाम हम लोग कर रहे हैं। यहाँ तक तो हो रहा है। उसके जवाब में आपको कि हर दफ़ा प्लाज्मा देने से किसी किस्म के कोई पैसे दिए जाएं या कोई इनाम दिया जाए, तो ये अभी ना ये मुमकिन है और ना मुमकिन होगा। सर एक क्वेश्चन हमारे पास आया है, बल्कि 2 दफा आया है कि बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि अभी तक प्लाज्मा थेरेपी के ऊपर कोई रिसर्च प्रूव नहीं हुई है, या कोई रिसर्च पे पीयर रिव्यू नहीं हुआ है जो एक रिसर्चर्स की लैंग्वेज में वैलिडिटी इंप्रूव करता है किसी भी नई ट्रीटमेंट की। तो उसके बारे में आप क्या कहेंगे? बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल यही बात है जो आपने कही और जो लोगों को पता है, बिल्कुल ठीक पता है। मैंने भी आपको अगर जब इंट्रो में मैंने यही बताया था कि ये क्लिनिकल ट्रायल है, इन्वेस्टिगेशनल ट्रीटमेंट है, जिसमें इन्वेस्टिगेशन और ट्रीटमेंट जो किया जा रहा है इसलिए किया जा रहा है कि प्लाज्मा के क्या फ़ायदे हैं या क्या फ़ायदे हो सकते हैं, इसका कोई नुकसान तो नहीं है। और इसके बाद ये जानने की कोशिश हो रही है कि प्लाज्मा के अंदर वो कौन से कंपोनेंट हैं, सिर्फ एंटीबॉडी ही है जो लोगों में अगर बेहतरी आ रही है
तो वो सिर्फ एंटीबॉडी की वजह से आ रही है, या उसके अंदर कोई और किस्म की प्रोटीन्स, कुछ और किस्म के एंटीऑक्सीडेंट्स भी हैं जो कि इस रोल प्ले कर रहे हैं। अंदर जो क्लॉटिंग हो रही है फेफड़ों के अंदर, उसको डिसॉल्व करने के लिए कुछ और भी अगर कोई चीज़ें हैं, तो ये जानने की कोशिश हो रही है। बिल्कुल ये सब, और ये हम मुस्तकिलन ये बता रहे हैं, जितनी मरतबा मैंने मीडिया से बात की, जो भी सेशन हो मेरे, उसके अंदर यही होता है कि ये इन्वेस्टिगेशनल ट्रीटमेंट है, स्टैंडर्ड ऑफ केयर नहीं है, और उसको कोई ये ना समझे कि किसी को प्लाज्मा मिल गया तो वो लाजमी ठीक होगा, या प्लाज्मा नहीं मिला तो किसी की जान चली जाएगी। ऐसा कुछ भी नहीं है। तो जब ये सारे रिजल्ट कंपाइल हो जाएंगे, पूरी दुनिया में क्लिनिकल ट्रायल किए जा रहे हैं, और अगले चंद महीनों में जब इसके रिजल्ट हमारे पास दस्तयाब हो जाएंगे, पूरी दुनिया के साथ जब शेयर हो जाएंगे, पूरी दुनिया के रिजल्ट हमें मालूम हो जाएंगे, तो फिर हम ये बताने की पोजीशन होंगे कि क्या ये वाकई किसी को फ़ायदा पहुंचा रहा है, या जिनको प्लाज्मा नहीं लगा उनको बगैर प्लाज्मा लगे भी उनकी रिकवरी वैसी ही हो रही है जैसे कि प्लाज्मा के साथ हो रही है, या कोई फ़र्क है? तो यही सवालों के जवाब जो है जानने के लिए ये टेस्ट हो रहे हैं। लेकिन मैं ये देख रहा हूँ कि जिस तरह से प्लाज्मा की रिक्वायरमेंट डेवलप हो गई है पूरे मुल्क में या पूरी दुनिया में, ये ना जाने क्यों लोग जो हैं इस इन्वेस्टिगेशनल ट्रीटमेंट को इतनी ज़्यादा ज़ोर शोर से इसके लिए प्लाज्मा की डिमांड करनी शुरू कर दी है लोगों ने, जैसे उनको 100% यकीन हो इस बात का कि प्लाज्मा ही एक वाहिद हल है। ये मुझे नहीं मालूम कि ये क्यों ये बात लोगों के जहन में आई, ये जानने के बावजूद कि ये इन्वेस्टिगेशनल ट्रीटमेंट है, ये स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट नहीं है, और इसमें बहुत सारे सवालों के जवाब हमें भी नहीं पता, किसी को भी नहीं पता दुनिया में। तो अगर ये नुकसान दे रहा होता, लोग अगर रिकवर नहीं हो रहे होते अब तक इससे, तो कोई मांगने के लिए नहीं आता। लोग कहते हैं यार नहीं, इससे तो कोई फ़ायदा नहीं होता, नुकसान करता है, तो कोई भी नहीं मांगता। लेकिन यकीनी तौर पे लोग इससे फ़ायदा होते हुए देख रहे हैं। अपने जिस वार्ड में या जिस अस्पताल में उनका मरीज दाखिल है, और उसके साथ वालों को वो प्लाज्मा लगने के बाद उसकी रिकवरी देख रहे हैं, उसके अंदर इम्प्रूवमेंट आता हुआ देख रहे हैं, अपनी आंखों से देख रहे हैं। इस वजह से हर आदमी जो है वो, हर घर वाला, हर मरीज के लिए ये चाह रहे हैं कि उनको भी प्लाज्मा मिल जाए, जैसे कि साथ वाले बिस्तर के ऊपर जो पेशेंट को प्लाज्मा लगने से जैसी बेहतरी आई है, वैसे उनको भी दस्तयाब हो जाए। ये हो रहा है जी सर। लोग जो हैं बहुत इंटरेस्टेड हैं आपके सेशन में। हमारे पास इतने सारे सवाल आ रहे हैं, हम सारे तो नहीं ले पाएंगे, लेकिन एक सवाल आया है कि क्या पाकिस्तान में कोई सक्सेस आपने देखा है, या पाकिस्तान में कोई सक्सेस देखा गया है, किसी पेशेंट की रिकवरी हुई है प्लाज्मा थेरेपी के बाद? लोगों की रिकवरी भी हुई है, वो घरों को भी जा चुके हैं। 80% अफराद जिनको प्लाज्मा लगा वेंटिलेटर पे जाने से पहले, उनको वेंटिलेटर पे से बच जाने से बच गए। ये वो लोग थे जो यकीनी तौर पे उनमें से ज़्यादातर लोग वेंटिलेटर पे चले जाते हैं। ठीक है, अभी तक 150 से ज़्यादा अफराद को प्लाज्मा लग चुका है पूरे पाकिस्तान जी। और उसमें से तकरीबन उन 150 अफराद में से 130 अफराद ऐसे हैं कि जो वेंटिलेटर पे नहीं थे। और उस 130 का 80% ऐसा है कि जो वेंटिलेटर पे जाने की ज़रूरत पेश नहीं आई, वो प्लाज्मा लगने के बाद स्टेबल हो गए। अच्छा, स्टेबल होने के बाद जो अपने टाइम पे 8-10 दिन के बाद वो रिकवर हुए और वो डिस्चार्ज होके घरों को चले गए। जी, तो आई थिंक ये तो बहुत आपने एक पॉजिटिव चीज बताई कि वाकई लोगों को इससे फायदा हुआ है, और एक दो नहीं, काफी लोगों को इससे फायदा हुआ है। सर, 2-3 क्वेश्चंस आए हैं कि कितना एंटीबॉडी टाइटर होना चाहिए एक पेशेंट का कि वो प्लाज्मा डोनेट कर सके। एक ये क्वेश्चन है, और एक दूसरा क्वेश्चन जो इससे मिलता जुलता है जो मैं पूछना चाहूंगी, अगर एक पेशेंट आईजीजी पॉजिटिव है, यानी उसमें आईजीजी एंटीबॉडी पॉजिटिव है और पीसीआर भी पॉजिटिव आ रहा है उसका, तो क्या उस सूरत में भी वो प्लाज्मा डोनेट कर सकते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। हम लोग हर उस शख्स का जो प्लाज्मा दे रहा है उसका हम पीसीआर भी करते हैं साथ साथ। और हालांकि ये मैंने आपको पहले ही बताया कि ये पिछला एक पीसीआर होने के 2 हफ्ते के बाद जी ये टेस्ट किया जा रहा है। उसके बावजूद हम इसको डबल चेक करते हैं कि प्लाज्मा देते वक्त उसका रीएक्टिवेशन तो नहीं होगी, दोबारा तो वायरल रेप्लिकेशन दोबारा तो शुरू नहीं होगी। तो अभी तक हमें किसी प्लाज्मा डोनर में पीसीआर दोबारा पॉजिटिव होते हुए हमने अभी तक नहीं देखा।
अब तक तकरीबन समझ लें कि जितने मरीजों को लगे हैं तकरीबन 100 से ऊपर, 120 से ऊपर जो है लोग प्लाज्मा डोनेट कर चुके हैं, डोनर्स, ठीक, उनमें से किसी एक पे भी नहीं देखा। अगर पीसीआर पॉजिटिव आ रहा है और एंटीबॉडी भी डेवलप हो गई तो वो प्लाज्मा डोनेट नहीं कर सकते, उनको इंतजार करना पड़ेगा कि जब उनका पीसीआर नेगेटिव हो जाएगा कुछ दिनों के बाद, तो जब वो पीसीआर नेगेटिव होगा उसके 2 हफ्ते के बाद वो प्लाज्मा डोनेट करने के काबिल होंगे, उससे पहले नहीं। अब उसके अलावा जो एक सवाल पूछा था कितना लेवल चाहिए, तो जो इसका टीटर है 160 से ऊपर का टाइटर होना चाहिए आईजीजी एंटीबॉडी का, कि जो वो प्लाज्मा एक्सेप्टेबल होता है, किसी काम का होता है। ठीक है सर, और एक सवाल ये भी आया है कि अगर फॉर एग्जांपल कोई कोरोना से रिकवर्ड पेशेंट है जो कि 18 to 60 के बीच में है, लेकिन उसको ब्लड प्रेशर का मसला है, उसको डायबिटीज हो चुकी है, वो पहले कैंसर का पेशेंट रह चुका है, यानी कोई ना कोई कोमॉर्बिड है जो उसके साथ चल रही है, क्या वो पेशेंट्स एलिजिबल होते हैं कोरोना ये प्लाज्मा डोनेट करने के लिए? अगर किसी को पहले कैंसर हो चुका है या मल्टीपल टाइम किसी वजह से, किसी बीमारी की वजह से या ऑपरेशन के दौरान ब्लड पहले लग चुके हैं उनको, तो वो नहीं दे सकते। डायबिटीज़ और ब्लड प्रेशर का सिलसिला ये है कि अगर डायबिटीज़ और या ब्लड प्रेशर या दोनों अगर बहुत अच्छा कंट्रोल मेंटेन करते हैं, उसकी वजह से कोई उनको ऑर्गन डैमेज नहीं हुआ, तो ऐसे लोग प्लाज्मा को कंडीशनली डोनेट कर सकते हैं। कैंसर वाला कोई भी नहीं कर सकता, चाहे पहले कैंसर रहा हो या इस वक्त कोई करंटली कैंसर का इलाज चल रहा हो, वो लोग डोनेट नहीं कर सकते। ठीक है सर, एक और अभी एक क्वेश्चन हमारे पास आया है कि कितने दिनों में आपको लगता है ये ट्रायल जो हो रहा है प्लाज्मा थेरेपी के लिए ऑल ओवर द वर्ल्ड, आपको क्या लगता है कि कितने दिनों में दुनिया में कंप्लीट हो जाएगा? और पाकिस्तान में आपको कोई ट्रायल स्टार्ट होने के या प्रोग्रेस होने के चांसेस नजर आ रहे हैं? देखिए, पाकिस्तान में तो चल ही रहा है ना ट्रायल, ये जो कुछ जितने लोगों को भी प्लाज्मा मिल रहा है हमारे तहत जो मिल रहा है वो 357 हमारा सैंपल साइज है कि जिनको इस ट्रायल के तहत हमें प्लाज्मा देना होगा जी। और उसके बाद जब ये 357 का पीरियड मुकम्मल हो जाएगा तो उसके बाद ये पहला मरहला ट्रायल का मुकम्मल हो जाएगा। तो इसमें इस ट्रायल से हमें बहुत से सवालों के जवाब मिल जाएंगे और बहुत से नए सवाल खड़े हो जाएंगे जी। तो जो नए सवाल खड़े होंगे उनको उनके जवाब तलाश करने के लिए फिर मल्टीपल सेकंड फेज में दूसरे ट्रायल शुरू होंगे प्लाज्मा से मुताल्लिक। लेकिन ये पेंडेमिक है, पेंडेमिक चंद हफ्तों में, चंद महीनों में ख़त्म नहीं होती। दुनिया भर में जब भी पेंडेमिक्स आई हैं, चाहे वो प्लेग की आई हो या पहले स्पेनिश फ्लू की आई हो, 2 से 3 साल का अर्सा चलता है। और अभी हम पहली जो वेव है इसकी कोविड-19 की पहली वेव से गुजर रहे हैं, ये पहली लहर है जी। ये शायद 2021 में ये दूसरी लहर ने आना है पूरी दुनिया में, और इसमें जो तबाही अभी हो रही है इससे कई गुना ज़्यादा यूजुअली सेकंड वेव जो है वो वहीं कहीं ज़्यादा लोगों को मुतासर करती है। तो अभी ये क्लिनिकल ट्रायल शायद अभी और चलेंगे, अगले साल भी चलते रहेंगे और नए नए क्लिनिकल ट्रायल चलेंगे। ये अनइंटरप्टेड नॉन स्टॉप नहीं होते क्लिनिकल ट्रायल, उनकी या तो वो टाइम बाउंड होते हैं कि 6 महीने के अंदर आपने देखना है या 3 महीने के अंदर जितने मरीज आ गए उनको देखना है, या जो सैंपल साइज बाउंड होते हैं। जैसे हमारा जो ट्रायल है 357 है, दुनिया में और जो ट्रायल चल रहे हैं कोई जो है वो 30 पेशेंट का ट्रायल है, कोई 278 का ट्रायल है, कोई 110 का ट्रायल है। तो ये मुख्तलिफ जो सवालात पूछे जा रहे होते हैं, देखे जा रहे होते हैं ट्रायल में, उसकी नौइयत और उनके जवाबात का जानना, कितने नंबर ऑफ पेशेंट किस में जवाब मिलने की उम्मीद होती है, उसके मुताबिक ये सैंपल साइज की कैलकुलेशन की जाती है और उसके मुताबिक की जाते हैं। हमारा तो मुझे उम्मीद है कि 357 का जो नंबर है शायद जून के आखिर में ये तादाद हमारी पूरी हो जाएगी, और उसके बाद अब पूरे मुल्क में इसको आम करने के लिए या दूसरा फेज स्टार्ट करने के लिए अभी हमें अप्रूवल इंशाअल्लाह ताला वो भी बहुत जल्दी मिल जाएगी, ताकि ये हम इस प्लाज्मा की दस्तयाबी को पूरे मुल्क में मुहैया करने का इंतज़ाम कर सकें। अगले मेरा ख्याल है 1 आध हफ्ते में ये हुकूमत की तरफ से, हुकूमत की ओनरशिप आ जाना और ये हमें इस बात की इजाज़त मिल जाना कि हम पूरे मुल्क में फैला सकते हैं इसको, ये 1 आध हफ्ते की बात है इंशाअल्लाह ताला। ये बहुत बेहतरी के मुझे बहुत हौसला मुझे हो रहा है इस बात से कि जो मैं देख रहा हूँ नताइज से भी कि लोग जिस तरह रिकवर हो रहे हैं और हुकूमती इदारे अब 3 महीने के बाद इलाज के ऊपर आ रहे हैं,
तो मुझे इसमें बहुत ज़्यादा ये है कि उम्मीद है कि इंशाल्लाह ये प्लाज्मा जो है ये दस्तयाब हो जाएगा पूरे मुल्क में बहुत जल्दी। जी, आई थिंक हमारे सेशन में भी हमें लग रहा है कि लोग बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड हैं ये जानने के लिए कि वो प्लाज्मा दे कैसे सकते हैं। तो आई थिंक डोनर्स का इंटरेस्ट होना बहुत जरूरी है और इसीलिए हमने सेशन रखा मैं था अब कि एक हम काम इसको करता क्लियर हूँ, कर सकें। एक काम करता हूँ, देखिए ये प्लाज्मा डोनेशन के लिए हर एक को कराची नहीं आना, हर एक को लाहौर नहीं जाना। जी मैं पहले तो शहरों के नाम बता दूं जहां पर जी जी, प्लाज्मा बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। कराची और उसके आसपास के रहने वाले NIBD हॉस्पिटल कराची गुलशन इकबाल में आएँ और अपना प्लाज्मा डोनेट कर दें। मैं अभी आपसे जो हेल्पलाइन का नंबर है वो भी शेयर कर दूंगा ताकि लोगों को जी टेलीफोन करके अपॉइंटमेंट लेने में आसानी हो। जी हैदराबाद और उसके आसपास के जो शहर हैं उनमें उनको प्लाज्मा देने के लिए लम्स यूनिवर्सिटी जामशोर, लम्स लाहौर की बात नहीं कर रहा हूँ, लम्स यूनिवर्सिटी जी, जामशोर, वहाँ पे जामशोद। इंतजाम मौजूद है। सखर में जो लाड़काना गंबर खैरपुर वाले जो इलाके हैं घोटकी वाले, वहाँ के लोग जो हैं वो सखर का रीजनल ब्लड सेंटर, वहाँ पर इसका इंतज़ाम हुकूमत सिंध ने कर दिया है। नवाबशाह में स्टार्ट होने जा रहा है अगले इसी हफ्ते में इंशाल्लाह वहाँ पे इनॉग्रेशन हो जाएगी। पंजाब में लाहौर में 3 सेंटर्स हैं जो कि 4 सेंटर्स हैं जहाँ पे प्लाज्मा की कलेक्शन का इंतज़ाम हो गया है। एक सुरैया अजीम हॉस्पिटल है, चौबुर्जी का इलाका है। दूसरा यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज लाहौर, जी ठीक है। तीसरा जो है PKLI, ये हुकूमत पंजाब का इदारा है, जी वहाँ पर हो रहा है। चौथा जो है वो भी इसका इनॉग्रेशन हुआ है पिछले हफ्ते, वो है यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर। तो इन जगहों पे 4 जगहों पे प्लाज्मा की कलेक्शन का इंतजाम है। इसके अलावा सियालकोट में ख्वाजा सफदर मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल वहाँ पर हो रहा है। फैसलाबाद में शुरू होने जा रहा है, मुल्तान में शुरू होने जा रहा है, रहीम यार खान में शुरू होने जा रहा है, रावलपिंडी में शुरू हो चुका है। वहाँ पर जो रावलपिंडी इंस्टीट्यूट ऑफ यूरोलॉजी को कोविड का हॉस्पिटल डिक्लेयर कर दिया गया है और वहीं पर ये इंतज़ाम मौजूद है कि जो पिंडी के आसपास के रहने वाले हैं वो वहाँ पर अपना प्लाज्मा डोनेट कर सकते हैं। अब इस्लामाबाद में पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में ये इंतज़ाम मौजूद है, वहाँ के ब्लड बैंक में। इसके अलावा अब इस्लामाबाद में 1 या 2 सेंटर्स और बनने जा रहे हैं, उसकी तफसील इंशाअल्लाह ताला जल्दी आ जाएगी, आपसे मैं शेयर कर लूँगा, आप अपनी वेबसाइट पे और अपने फेसबुक पेज पे शेयर कर लीजिएगा। फिर जो और काम हो रहा है वो आगे पेशावर में हयाताबाद मेडिकल कॉम्प्लेक्स, वहाँ पर ये बहुत ही कामयाबी के साथ ये सक्सेसफुली ये प्रोग्राम चल रहा है। कोयटा में स्टार्ट हो गया है प्लाज्मा की कलेक्शन का काम। कोयटा में जो रीजनल ब्लड सेंटर है कोयटा का, वहाँ पर ये प्लाज्मा इकट्ठा किया जा रहा है। तो ये वो तमाम जगहें हैं जहाँ पर ये काम किया जा रहा है और इसमें अभी मज़ीद इजाफे की ज़रूरत है। और मुझे आने वाले चंद दिनों में इंशाल्लाह हफ्ता 10 दिन में जिस वक्त हुकूमत इन्वॉल्व हो जाएगी तो फिर ये हर टीचिंग हॉस्पिटल में जो वहाँ पर ये इंतज़ाम इंशाल्लाह ताला हो जाएगा। जितने भी आर्मी के हॉस्पिटल्स हैं इंशाल्लाह वहाँ पे इंतज़ाम हो जाएगा। तो ये इसकी एक्सेस, अवेलेबिलिटी और डोनर्स की को ये प्लाज्मा देने की सहूलत उनके घर के करीब इंशाल्लाह मैसर आ जाएगी। इंशाल्लाह सर, हम जानते हैं कि आप बहुत बिजी हैं। जी जी, क्या आप नंबर लिखवा दीजिए। हेल्पलाइन का नंबर है जनाब 0333 297 6390। मैं दोहराता हूँ 0333 297 6390। इस नंबर पे ये 24 घंटे चल रहा है नंबर और मुस्तकिल चल रहा है। कोई ना कोई इसको हमारी टीम में से लोग उठाएंगे और इसके भी जो और दूसरे जो कॉल सेंटर की तरह का ये इंतजाम इंशाअल्लाह ताला अगले 2 दिन में हो जाएगा। तो मल्टीपल लाइंस होंगी और ये 24 घंटे चल रही होंगी ताकि लोगों को जो सवाल पूछना है प्लाज्मा से मुतालिक, प्लाज्मा डोनेट करने से मुतालिक, प्लाज्मा की दस्तयाबी के मुतालिक, जिस शहर में किस तरह से हो रहा है वो सारी मालूमात उसी जगह से ये नेशनल लेवल पे ये काम इंशाअल्लाह ताला NIBD के हवाले किया गया है कि हम ये पूरे मुल्क के लिए इंतज़ाम करें। तो अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है इंशाल्लाह हम अब चीज़ें जो हैं वो स्ट्रीमलाइन होती जाएंगी और जो हमारे वॉरियर्स, जो प्लाज्मा के वॉरियर, कोरोना के रिकवर हुए हुए वॉरियर्स जो हैं, हमारे जितने भी ग्रुप्स हैं, जो नौजवान हमारे, वो जिस तरीके से काम कर रहे हैं, जितनी एफर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं इन चीज़ों को कंबाइन करने के लिए, सिंक्रोनाइज करने के लिए, आई थिंक ये सब के सब हमारे साथ इसमें शामिल भी हैं और अब उनको एक वे आउट मिल जाएगा इंशाल्लाह कि प्लाज्मा कलेक्शन का और डोनेशन का। जी नहीं सर, थैंक यू सो मच, आपने हमें बहुत अपना कीमती टाइम दिया। हम जानते हैं कि आपके पास 45 मिनट थे और हम उससे ज़्यादा ले चुके हैं,
लेकिन जाने से पहले अगर 2 क्वेश्चंस आप जल्दी से आंसर कर सकें, क्योंकि लोगों के 1-2 दफा लोगों ने बोला है कि एक आप बात ये बताइए कि क्या एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट, यानी कि जिस पेशेंट को कोई सिम्टम नहीं आ रहे हैं, क्या उनको जरूरत है प्लाज्मा की, या सिर्फ जो आपने एक स्पेसिफिक पेशेंट बताया था जिसके अंदर ऑक्सीजन सैचुरेशन का एक स्पेसिफिक लेवल हो, उनको जरूरत है? और दूसरा सर ये बताइए कि टेलीमेडिसिन के हवाले से, क्योंकि हम टेलीमेडिसिन कंपनी है और बहुत सारे लोग वो टेलीमेडिसिन फॉलो करते हैं, क्या आप रोल देखते हैं प्लाज्मा थेरेपी के अंदर टेलीमेडिसिन का? क्या आपको लगता है कि ऑनलाइन डॉक्टर से भी आप कंसल्ट कर सकते हैं फॉर प्लाज्मा थेरेपी या फॉर योर ट्रीटमेंट? पहले सवाल का जवाब तो ये है कि जो क्लिनिकल ट्रायल में जो प्लाज्मा लगाने की जो शराइत थी वो मैंने आपको बता दी, दोहरा देता हूँ दोबारा, कि आपका कोविड-19 पॉजिटिव होना ज़रूरी है, आपको सांस लेने में दिक्कत हो रही हो, सांस की रफ्तार जो है 1 मिनट में वो 30 या 30 से ज़्यादा हो, ऑक्सीजन सेचुरेशन 93 से कम हो, और एक्सरे या सीटी स्कैन ये दिखा रहे हो कि 30% से ज़्यादा लंग का एरिया, फेफड़ों का एरिया जो है उसके अंदर इन्फिल्ट्रेट हो, तो फिर आपको प्लाज्मा लगाया जाता है। एसिम्प्टोमेटिक या माइल्ड केसेस में इसको लगाने की हमें इस क्लिनिकल ट्रायल में हम देखने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। आगे जो सेकंड फेज में जो मल्टीपल हमें और ट्रायल्स करने होंगे उसके अंदर इसको भी देखा जा सकता है कि माइल्ड वालों को मॉडरेट तक जाने ही क्यों दिया जाए, या जो हमारे फ्रंट लाइनर्स हैं, हेल्थ केयर वर्कर्स हैं और जो एसेंशियल सर्विसेज वाले हैं, उनको प्रोफाइलेक्टिकली प्लाज्मा दे दिया जाए ताकि वो एंटीबॉडी जो उनके जिस्म में जाए तो उनका एक्सपोजर होने के बावजूद वो हिफाजत उनकी हो सके। तो ये सब चीज़ें हैं जो देखी जा सकती हैं। फिर एक ग्रुप है जिसको रेस्पिरेटरी सिम्टम्स ही नहीं हो रही, उनको तो पेट का मसला और डायरिया हो रहा है कोविड की वजह से, तो क्या हम उसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं, नहीं कर सकते? ये सब चीज़ें हैं जो आगे रिसर्च करने का या तहकीक करने का मकसद ही ये होता है कि उसमें बहुत सारे सवालों के जवाबात जो अभी तक हमें किसी को नहीं पता, दुनिया में कहीं नहीं पता, रोज़ाना एक नई बात सीख रहे हैं हम, तो वो चीज़ें हमें उनके जवाबात मिलना शुरू हो जाए। अब आइए रोल ऑफ टेलीमेडिसिन। जो आप अभी इस वक्त के जो हालात हैं और जिन लोगों को प्लाज्मा लगना है वो अस्पताल में दाखिल मरीज हैं, तो टेलीमेडिसिन से ये तो पता चल सकता है कि भाई हाँ अब ये हालात आपके मरीज के हो गए तो बेहतर है कि आप घर से निकालिए और अस्पताल में मुंतकिल कीजिए, कोरोना का जो वार्ड्स हैं वहाँ पे मुंतकिल कीजिए। लेकिन प्लाज्मा लगाना या न लगाने का फैसला घर पे बैठ के घर में रहते हुए मरीज को करना मुमकिन नहीं है। तो ये नामुनासिब होगा कि इससे लोगों की जानों को ख़तरात लाहक हो सकते हैं अगर सही टाइम पे उनको ऑक्सीजन ना मिल रही हो, सही टाइम पे उनको सपोर्टिव केयर ना मिल रही हो। तो ये एक मेरा ख्याल है थोड़ा सा लेकिन ये टेलीमेडिसिन में कोरोना की हेल्पलाइन को जारी रखना या उसको शुरू करना ये बेहद ज़रूरी है। मेरा ख्याल है ये कर देना चाहिए आपके एंड से, सेहत कहानी वालों को ये ज़रूर करना चाहिए। एक्सक्लूसिवली एक क्लिनिक जो है वो कोविड-19 से मालूमात मुहैया करने में, जो मुस्तनद मालूमात हैं वो मुहैया करने में, जो हेयर से वाली चीज़ें नहीं, जो अफवाहों की शक्ल में या टोटकों की शक्ल में जो मालूमात लोगों को दरकार होती हैं वो टोटकों की मालूमात ना मिल रही हो, बल्कि एक स्पेसिफिक जो WHO या हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से जो जारी करदा नोटिफिकेशंस होते हैं वो मालूमात मुहैया की जा रही हो और ये बताया जा रहा हो कि कहाँ पे किस जगह पे जाके आपको दिखाना है या कौन से हॉस्पिटल कहाँ पे बेड्स अवेलेबल हैं, ये मालूमात हेल्पलाइन के ज़रिए या टेलीमेडिसिन के क्लिनिक के ज़रिए ये मुहैया हो जाए तो ये बहुत बड़ी मदद होगी हमारे पाकिस्तानी अपने मुल्क के हमारे बहन के लिए। जी सर, जो सेहत कहानी की टेलीमेडिसिन एप्लीकेशन है वो मरीजों के लिए इस वक्त बिल्कुल मुफ्त है। जितने भी डॉक्टर्स उस पर मौजूद हैं वो सारे कोविड-19 के ऊपर ट्रेंड हैं कि वो स्क्रीनिंग भी कर सकते हैं और जो पेशेंट्स माइल्ड सिम्टम्स के साथ हैं उन्हें घरों पे ट्रीट भी कर सकते हैं, और अगर कोई पेशेंट सिवियर कंडीशन में जा रहा हो तो हम उन्हें रेफर भी कर सकते हैं टू टर्शियरी केयर हॉस्पिटल्स। आई थिंक मकसद यही होता है कि जो लोग घर पे मौजूद हैं, ऑब्वियसली जो आइसोलेशन में हैं या जिनको थोड़े बहुत सिम्टम्स आ रहे हैं वो बाहर नहीं जा सकते, तो किस तरह घर पे बैठे बैठे उनको मोबाइल के ऊपर या कॉल के ऊपर एक डॉक्टर फराहम किया जाए। और आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि एक दफा जब पेशेंट के ऐसे सिम्टम्स आ जाएं कि वो सिवियरिटी पे जाने लगे, फिर उनको ER आना चाहिए और फिर उनको इस थेरेपी को भी कंसिडर करना चाहिए। सर बहुत शुक्रिया आपका। आपने जो सबसे अच्छी बात इस सेशन में हुई है कि बहुत सारे लोगों के जो मिथ्स थे या जो अफवाहें थी कि शायद ये अनसेफ ट्रीटमेंट है, शायद इसकी एफिकेसी इतनी नहीं है,
या शायद इससे लोगों को फायदा नहीं हो रहा, वो मिथ्स आपने क्लियर किए हैं। सो बहुत शुक्रिया सेशन में आने के लिए, अपना कीमती वक्त देने के लिए। जाने से पहले अगर आप कोई भी एक मैसेज देना चाहें जो लोग सुन रहे हैं या जो लोग बाद में भी इस सेशन को देखेंगे, जो भी आप सपोर्ट मांगना चाहें लोगों से जो सेशन को देख रहे हैं, तो प्लीज आप वो जरूर मांग लीजिए लोगों से। प्लाज्मा डोनेट कीजिए प्लीज़, लोगों की जानें बचाइए, अपना किरदार अदा कीजिए। अब कोरोना के मरीज़ों का इलाज मुकम्मल तौर पे आप उसके फ्रंट लाइन सिपाही आप हैं। आप ही लोगों की इलाज में और उनकी जानें बचाने में मदद कर सकते हैं। हम लोग तो बहुत सेकेंडरी रोल है इसमें लोगों को प्लाज्मा मुहैया कराने में। आप अगर प्लाज्मा नहीं देंगे तो ये पूरी मुहिम जो है प्लाज्मा की वो ख़त्म हो जाएगी, रुक जाएगी। और न मालूम कितने अफराद जो हैं वो अपनी जानों से महरूम हो जाएं, कितने ख़ानदान जो हैं वो बर्बाद हो जाएं, क्योंकि जिनके बड़े या बच्चे अगर इससे चले गए तो कितनी तकलीफ से गुजरेंगे। ये उन्हीं से पता कीजिए कि जिनके कोई प्यारे जो हैं जो दुनिया से जा चुके हैं कोरोना की वजह से, तो उनकी जानें बचाने में हमारी मदद कीजिए। बल्कि आप खुद आगे आइए और अपना प्लाज्मा डोनेट कीजिए। हेल्पलाइन नंबर जो मैंने आपको दिया है, प्लीज़ उस नंबर पे फ़ोन करके और अपॉइंटमेंट लेके आइए। हमें रोज़ाना इस वक्त 100 से ज़्यादा अफराद का प्लाज्मा चाहिए, एवरी डे, ठीक है। और ये तादाद और बढ़ेगी। अभी हम पीक पे नहीं पहुँचे कोरोना की, अभी पीक पे जाना शुरू हुए। अब ये पीक का जो अरसा है करीब करीब 2 महीने तक रुकेगा। जुलाई के आखिर तक जो तादाद है मरीजों की अस्पतालों में आने वालों की, वो इतनी ज़्यादा बढ़ जाएगी कि मुझे खौफ इस बात का है कि अस्पताल में आम मरीजों वाले जो बेड हैं वो भी ख़त्म हो जाएंगे और फिर वो कॉरिडोर में और फुटपाथों के ऊपर हम लेके बैठे हुए होंगे और हम अपने प्यारों को इलाज करवाने से महरूमी का शिकार हो जाएंगे। जी। नहीं सर, आपने बिल्कुल बहुत सही बात की। एंड आई थिंक इस सेशन का मकसद भी यही था कि हम लोगों को इन चीज़ों के बारे में अवेयरनेस दें। और जैसा कि सर ने बोला, ये एक्सपेरिमेंटल स्टडी है, ये एक क्लिनिकल ट्रायल है और बहुत दुनिया के अंदर डिफरेंट डिफरेंट दवाइयों को लेकर, वैक्सीन को लेकर ट्रायल्स हो रहे हैं, रिसर्चेस हो रही हैं। इसी तरह प्लाज्मा थेरेपी को लेकर भी हो रहा है। और जब एक दफा पहली दफा कोई बीमारी आती है तो उस पर रिसर्च करने के लिए, उस पर दवाई बनाने के लिए, कोई भी ट्रीटमेंट बनाने के लिए ये स्टडीज बहुत करामत साबित होती हैं। तो प्लीज एज सर सेड कि अगर आप डोनेट करना चाहें प्लाज्मा या रिसीव करना चाहें तो ये मिनिमम रिस्क है डोनर को भी और रिसीवर को भी। सर बहुत शुक्रिया, बहुत आपकी नवाजिश कि आप हमारे हमारे इस सेशन में शरीक हुए और इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि जितना हम सपोर्ट कर सकें आपको विद दिस इंटरवेंशन कर सकें। थैंक यू सो मच एंड अपना ख्याल रखिएगा। एंड इंशाल्लाह we'll arrange a second session जब थोड़ा सा टाइम गुजरेगा ताकि आप ये बता सकें कि अब कितने लोग आना शुरू हो गए और फिर स्टडी के रिजल्ट्स क्या आ रहे हैं, ताकि हम उसके ऊपर भी बात कर सकें। बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर, थैंक यू।